नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समाचार। भारत के हित में है नेपाल का घटनाक्रम। प्रचंड का ओली को छोड़कर नेपाली कांग्रेस आदि दलों से हाथ मिलाना भारत के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। नेपाल में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम का एक अध्याय 9 मार्च को समाप्त होता दिख रहा है। इस दिन वहां के नए राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडयाल को समर्थन देने का फैसला किया है, जबकि केपी शर्मा की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के उम्मीदवार सुभाष नेमवांग हैं। उल्लेखनीय है कि विगत 2 महीने पूर्व संपन्न हुए संघीय प्रतिनिधि सभा के चुनावों में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सीपीएन माओवादी सेंटर ने गठबंधन के तहत हिस्सा लिया था। जब परिणाम आया तो नेपाली कांग्रेस 89 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, जबकि सीपीएन माओवादी सेंटर को मात्र 32 सीटों पर ही संतोष कर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। केपी शर्मा ओली का दल 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर प्रचंड और केपी शर्मा ओली चुनाव के बाद नए समीकरण तलाशने में लग गए। दोनों के बीच हुई राजनीतिक सौदेबाजी के तहत प्रचंड पहले 2.5 साल के लिए नेपाल का प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। उसके बाद ओली का प्रधानमंत्री बनना तय हुआ। इसी बीच राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रचंड ने जैसे ही नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कही तो सारी परिस्थितियां बदल गई। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी यानी आरपीपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी और सीपीएन यूएमएल ने प्रचंड सरकार का साथ छोड़ दिया है। प्रचंड ने अब नेपाली कांग्रेस और अन्य दलों से हाथ मिला लिया है। वहां जल्दी ही नया सत्ता समीकरण सामने आ सकता है। नेपाल को मित्र की दृष्टि से देखने वाले वर्ग को इस घटनाक्रम से बड़ी राहत मिली है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडयाल का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले 884 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में 334 संघीय प्रतिनिधि सभा और 550 प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं। संयोग प्रतिनिधि सभा के कुल मतों की संख्या 26,400 है। उसके एक सदस्य के वोट का मूल्य 79 है। प्रांतीय विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या 26,386 है। उसके एक सदस्य के मत का मूल्य 84 है। यदि 9 मार्च के मतदान में कोई भी उम्मीदवार बहुमत हासिल नहीं करता तो अगले दिन फिर चुनाव होंगे। राष्ट्रपति का पद नेपाल के तीनों बड़े दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित होता रहा है। केपी शर्मा ओली और नामित निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को गत वर्ष संवैधानिक संकट से निपटने के तरीकों को लेकर तब आलोचना झेलनी पड़ी थी जब उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए संसद को भंग कर चुनावों की घोषणा कर दी थी। यद्यपि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देकर उनके फैसले को निरस्त कर दिया था। देखा जाए तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद प्रधानमंत्री पद पर प्रयोगों का साक्षी बन रहा है। विगत 15 वर्षों में 1 दर्जन प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। नेपाली कांग्रेस में एक बार फिर बीपी कोइराला, एक बार सुशील कोइराला और 2 बार शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री रहे हैं। सीपीएन माओवादी सेंटर की ओर से 3 बार प्रचंड और 1 बार बाबूराम भट्टाचार्य प्रधानमंत्री रहे हैं। सीपीएन यूएमएल की ओर से 1 बार मध्य नेपाल, 1 बार झलनाथ खनाल और 2 बार केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा 2013 में मुख्य न्यायाधीश भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पिछले दिनों प्रचंड जब ओली के समर्थन में प्रधानमंत्री बने तो भारत में कई क्षेत्रों में चिंता व्यक्त की गई। ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास भी पैदा हुई थी। नेपाल के साथ भारत के केवल सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि दोनों का रिश्ता रोटी बेटी का भी है।
ओली जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी सरकार ने अपने भारत विरोधी अभियान को जारी रखते हुए नेपाल की संसद से एक नए भौगोलिक मानचित्र को पास कराकर काला पानी और लिपू लेक क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बता दिया था। यह 200 साल पुराने ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली शासकों के बीच हुई सुरुगोली संधि का उल्लंघन है। नेपाली जनमानस में प्रभुसत्ता और राष्ट्रवाद के नाम पर जो भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा था, आशा है उसमें राष्ट्रपति चुनाव के बाद विराम लगने का काम होगा। इसके साथ ही चीन के विस्तारवादी एवं वित्तीय प्रलोभन भरी योजनाओं के लिए भी अब कोई स्थान नहीं होगा। नए सरकार के गठन का प्रारूप भी धीरे धीरे प्रचलित होने लगा है। प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और माधव नेपाल की बैठक के नतीजों के अनुसार प्रधानमंत्री पद बारी बारी से शेयर किया जाएगा। प्रचंड को 2.5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद संभालने का अवसर मिलेगा। नेपाली कांग्रेस का नेता का कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष के आसपास होगा। यूपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी लगभग एक बार सत्ता में आसीन रह सकेगी, लेकिन संविधान विशेषज्ञ कुछ शंकाएं भी जता रहे हैं। नेपाल के संविधान की धारा 76/2 के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री का त्यागपत्र स्वीकार होता है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का रिवाज है, पर यह उसी स्थिति में लागू है जब प्रधानमंत्री अपना विश्वास मत खो चुके हों। कुल मिलाकर प्रचंड का बदला रुख भारत के लिए एक उम्मीद लेकर आया है, जिसे हमें कामयाब करना है और उस पर कड़ी नजर भी रखनी है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।